नमस्कार। मैं अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए ऑनर्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए हम ज्योग्राफी का जो चैप्टर है जंतु जगत से रिलेटेड, आज उस पर बात करेंगे। अभी तक हमने जो बायोज्योग्राफी में चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने जैव भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा है, डार्विन्स की थ्योरी के बारे में पढ़ा है, बायोम्स पढ़ लिए हमने, इकोटोन्स पढ़ लिए हमने, फूड चेन, ट्रॉपिकल लेवल्स, हीट बजट ऑफ द अर्थ, ये सारे टॉपिक्स हमने कर लिए। इसके बाद हम आए थे वनस्पति जगत पे, और वनस्पति जगत को भी हमने डिटेल्स में देखा कि किस प्रकार से इसमें निरंतर इसका किस प्रकार से ओरिजिन हुआ, किस प्रकार से विसरण हुआ, और वर्तमान में इसका क्या वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हमने पढ़ा। हमने विश्व को किस प्रकार से वनस्पति विभागों में बांट रखा है उसके बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं जंतु जगत। जब हम जंतु जगत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कई चीज़ें पढ़नी है इस टॉपिक में। इसमें हमें एक्सटिंक्शन के बारे में भी पढ़ना है, विलुप्तीकरण के बारे में पढ़ना है, वितरण के बारे में पढ़ना है, वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ना है। पर उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये जो जंतु जगत है या इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं या इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। वनस्पति जगत और जंतु जगत में क्या फ़र्क है, क्योंकि जंतुओं में मोबिलिटी होती है और इस मोबिलिटी के कारण उनका निरंतर जो उनमें गतिशीलता रहती है, उसके कारण हमें इसका निर्धारण करना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। ये लोग मौसम के हिसाब से माइग्रेट भी करते हैं, बहुत कारणों से अपने स्थान से दूसरे स्थानों पर भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इनका जो स्थायी आवास है उसको डिसाइड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इसमें जब हम पहला टॉपिक उठाएंगे, वो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि विश्व में जंतुओं की जो स्थिति है, इसका जो विश्व प्रतिरूप है वो किस प्रकार का प्रतिरूप है, और किस प्रकार से इसका हिस्टोरिकल अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो किस प्रकार से इसका विसरण हुआ। तो आज हम सबसे पहले विसरण पे ही बात कर लेते हैं। हम इसको पहले भी देख चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पर एग्ज़ाम में कई बार इस पे डिटेल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आज हम विसरण की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सल। डिस्पर्सल या विसरण से क्या आशय है कि अपने मूल स्थान से, अपने उत्पत्ति के स्थान से किसी भी कारण से वो जीव माइग्रेट करते हैं या उनका प्रवास हो जाता है, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसको हम विसरण या डिस्पर्सल भी कहते हैं। वैसे तो जो जीवों का विसरण होता है वो कई रूपों में संपन्न होता है, परंतु हम अगर मोटे तौर पे बात करें तो हम इसको 4 तरह से देख सकते हैं। हम विसरण जो है इसको हम 4 तरह से देख सकते हैं, जिसमें पहला होता है ग्रेजुअल डिस्पर्सल। ग्रेजुअल डिस्पर्सल मतलब ये एक बहुत दीर्घकालीन घटना होती है, जिसको हम क्रमशः विसरण भी कह देते हैं। और ये इसमें जो विसरण होता है वो अति मंद गति से होता है, और इस तरह जो विसरण जंतुओं का जो प्रवास होता है वो बहुत दीर्घ काल में हमारे सामने आता है। मतलब स्पीड जो होती है वो बहुत कम होती है, गतिशीलता बहुत कम होती है, और इसलिए ये विसरण जो होता है इसको बहुत मंद गति का माना जाता है। दूसरा होता है त्वरित विसरण। त्वरित मीन्स रैपिड, वेरी क्विक। तो ये अचानक से जब किसी कारण से पूरा एक मास प्रसरण होता है, बहुत सामूहिक प्रसरण होता है, तो उसे हम त्वरित विसरण कहते हैं। ये माइग्रेशन बहुत जल्दी होता है और एक स्पेशल कारण से होता है, तो इसको हम त्वरित विसरण या रैपिड डिस्पर्सल कहते हैं। और इस विसरण से जो प्राणी है वो अपने ओरिजिन से अचानक सामूहिक तौर पर गमन कर जाते हैं। तो
इसके कई अपने अगर हम इसको देखें तो जैसे हम पृथ्वी निर्माण की घटना में लेमिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जब वैगनर की थ्योरी में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि किस प्रकार से लेमिंग्स जो थे उनको अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की एक बात तक हैबिटी हो गई थी। तो इस प्रकार की कई घटनाएं होती है, टिड्डियों के साथ होती है, बहुत सारे पतंगे होते हैं, ये एकदम से बहुत रैपिडली अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं रैपिड डिस्पर्सल या त्वरित वितरण। तीसरी बात करते हैं हम मौसमी विसरण की या सीजनल डिस्पर्सल। ये बहुत कॉमन चीज़ है, हम राजस्थान में रहते हैं, हम शुरू से सुनते हैं कि साइबेरियन क्रेन सर्दियों के मौसम में साइबेरिया से उड़ के वो इधर तक राजस्थान तक पहुंच जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो जाता है, उनके लिए प्रतिकूल हो जाता है, और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनमें एक ये हैबिट डेवलप है कि वो दक्षिण की तरफ माइग्रेट होते हैं। और ऐसे माइग्रेशन हमें कई बार देखने को मिलता है। पर इस माइग्रेशन की विशेषता क्या होती है? जैसे ही मौसम पुनः बदलता है, ये पक्षी फिर अपनी ओरिजिन स्थान पर चले जाते हैं। जैसे फरवरी मार्च के आसपास जब राजस्थान में टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो ये साइबेरियन क्रेन जो हैं वो लौटने लग जाते हैं। तो एक तरह से ये मौसमी विसरण है, मौसमी डिस्पर्सल है कि जब उनके लिए अवस्थाओं में परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन कुछ समय के लिए होता है। मौसम बदल रहा है इसलिए वो परिवर्तन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब मौसम वापस उनके लिए अनुकूल होता है तो वो अपने जगह से वापस पुनः अपने जो मौलिक क्षेत्र है, उनका ओरिजिन जो क्षेत्र है ओरिजिनल, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आर्कटिक क्षेत्रों में जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो बहुत सारे पक्षी, नॉट ओनली साइबेरियन क्रेन्स, बहुत सारे पक्षी उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र जहाँ पे कंपैरेटिवली तापमान इतना कम नहीं है वहाँ पर आ जाते हैं। और गर्मी का मौसम जब आता है तब इनके लिए यहाँ पे परिस्थितियाँ ठीक नहीं रहती हैं, तो ये वापस लौट जाते हैं। ग्रीनलैंड क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्रीनलैंड में जब बहुत ज़्यादा बर्फीली परिस्थितियाँ हो जाती है तो वीटर्स पक्षी होते हैं, उनके लिए बारे में माना जाता है कि वो करीब करीब 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर कर जाड़े के मौसम में स्पेन चले जाते हैं। स्पेन में क्या होता है कि तटीय क्षेत्र है, उतना तापमान नहीं गिर पाता है, तो वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं कि इतनी लंबी दूरी करके पार करके और वो स्पेन तक आ जाते हैं। और इसी तरह से जो यूएसए का न्यू इंग्लैंड रीजन है वहाँ पे ब्लैक पोल वार्बल्स होते हैं जो वेनेजुएला तक मौसम की वजह से माइग्रेट होते हैं या प्रवास करते हैं और पुनः वापस आ जाते हैं। इनका परमानेंट प्रवास वहाँ नहीं हो जाता है, पुनः जब स्थितियाँ बदलती हैं तो ये वापस आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ये आर्कटिक जो क्षेत्र है, यहाँ पर शरतकालीन प्रवास के समय जो सारे पक्षी हैं वो सर्वाधिक दूरी तय करते हैं। लगभग ऐसा मानते हैं कि 3500 किलोमीटर की दूरी तक तय कर कर ये अपने स्थान से जाते हैं। और साइबेरियन में टर्न पक्षी जाड़े में साइबेरिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो जब इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा शीतल परिस्थितियां होती हैं तब वहाँ पर ग्रीष्म का मौसम होता है, तो ये जो पक्षी हैं ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साइबेरियन क्रेन की हम बात ही कर रहे हैं कि जब तापमान बढ़ना शुरू होता है तो वो वापस लौटना उनका शुरू हो जाता है। तो भरतपुर के जो भरतपुर का जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर भी इस तरह की बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। इवन अलवर में भी जब अपने यहाँ पे सर्दी का मौसम है तो आपको कई बार इस प्रकार के पक्षी दिख जाते हैं जो यूजुअली नहीं दिखते। तो ये पक्षी डेफिनेटली कहीं ना कहीं से माइग्रेट होके आते हैं, परंतु ये जो डिस्पर्सल है, ये जो माइग्रेशन है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मौसमी परिस्थितियाँ बदलेंगी ये पुनः अपने ओरिजिनल स्थान पर चले जाते हैं। फिर हम बात करते हैं फोर्स्ड डिस्पर्सल की, ज़बरदस्ती कराया हुआ डिस्पर्सल। इस प्रकार के भी कई सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं कि जब कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है या बहुत ही
प्रलयकारी घटना हो जाती है तो जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल हो जाती हैं, और ऐसी परिस्थितियों में उन जीवों को अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। हम समय समय पे सुनते हैं जंगल में आग लग जाती है, कैलिफोर्निया रीजन तो इसके लिए बहुत ही फेमस है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो जीव हैं उनको अपने स्थान से माइग्रेट करना पड़ता है। इसी तरह से बाढ़ की स्थिति है, सूखे की स्थिति है, ज्वालामुखी है, और कई सारे जलवायु परिवर्तन जो अगर किसी कारण से हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जीवों का प्रसरण जो है वो हो जाता है। परंतु ये प्रसरण जो है ये ज़बरदस्ती होता है, और ज़बरदस्ती मतलब इसमें जो फिनोमेना काम कर रहा है वो एकदम अचानक कोई इस प्रकार की घटना से होता है। जैसे कई बार क्या होता है, अकाल की स्थिति पड़ गई। अब अकाल अगर बहुत लंबा चला, 1 साल हो गया, तो उन्होंने जीवों ने सरवाइव कर लिया, पर कंटिन्यूसली अगर इस प्रकार की परिस्थितियां रहती है तो जीवों को भोजन का संकट हो जाता है, और इस भोजन के संकट की वजह से वो अपने स्थान से मूव कर जाते हैं। ऐसा हम रेगुलर ये सारी परिस्थितियां में देखने को मिलती है। पर एक सबसे बड़ा जो व्यापक एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, ये जब की बात है जब 1915 में करीब साइबेरिया के जंगलों में आग लग गई थी, और बड़ी मात्रा में वहाँ से जीवों को एक तरह से फोर्स डिस्पर्सल, बलात् प्रसरण उनका वहाँ से हुआ था। तो ये इस प्रकार के प्रसरण भी होते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्षेत्रों में जीवों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उन्हें अपनी ब्रीडिंग के लिए उचित स्थान नहीं मिल पाता, तब भी वो अपने स्थान से माइग्रेट कर जाते हैं। कई बार मानव भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा कारक हो जाता है कि उसकी वजह से जीवों का प्रवास जो है वो हो जाता है, और ये इस प्रकार की घटनाएं हैं वो निरंतर चलती रहती हैं। इसका उदाहरण आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड में यूरोप से खरगोशों को लाया गया था, और बाद में वहाँ पर उनकी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी कि उन्होंने जो घास के मैदान थे उनको खोद डाला और बहुत खेतों को बहुत नुकसान पहुँचाया, और यहाँ की मौलिक वनस्पति थी उसी के रूप को परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, एक बहुत ही नेगेटिव उनकी वजह से क्या बात हुई कि ये खरगोश यहाँ पे ओरिजिनली नहीं थे, इनको ब्रीडिंग के लिए यहाँ लाया गया था। इनकी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी कि इन्होंने जो जंगलों की भूमि थी, खेती की भूमि थी, उसको बड़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाया। ऊपर की वनस्पति उससे नष्ट हुई, अपर्दन का संकट बढ़ा, और कृषि भूमि का भी बहुत बुरी तरह से विनाश हुआ। तो इस प्रकार की घटनाएं भी हमें कई बार देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि ये मुख्य वो प्रकार हैं जिसकी वजह से जंतुओं का प्रसरण, विसरण या माइग्रेशन या डिस्पर्सल वो इस प्रकार से होता है। बहुत सारे इसमें हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे भौतिक कारक होते हैं और बहुत सारे मानव जनित कारक भी इस प्रकार के होते हैं। तो टोटली ये घटनाएं जो होती है ये निरंतर पृथ्वी पर चलती रहती हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं कभी एक बार होके ख़त्म हो जाती हैं, परंतु ये विसरण की घटनाएं होती ही रहती हैं। ये निरंतर हमें ऐसा लगता है कि ये जो भौतिक कारक हैं या जैविक कारक हैं, इनकी वजह से ये घटनाएं निरंतर हो रही हैं और होती ही रहेंगी। इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये जो प्रसरण है या जीवों का जो वितरण है, इस वितरण को डिसाइड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात हम इसको मानते हैं। और इस प्रकार की घटनाएं आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, और कभी नेट पे भी इसको पढ़िएगा, बड़े इंटरेस्टिंग हैं ये डिस्पर्सल या माइग्रेशन। अगर जीवों का पढ़ेंगे तो इनके पीछे बहुत अलग अलग प्रकार के कारक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहले हम बात कर रहे थे भौतिक कारकों की, तो भौतिक कारकों में हमने क्या देखा कि कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कि कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती है, इस वजह से जीवों का माइग्रेशन हो जाता है। जैविक कारक हमने देखे कि मानव की गतिशीलता की वजह से जीवों की भी गतिशीलता रहती है, और बहुत सारे इस प्रकार की घटनाएं होती है। जैसे पवन के द्वारा कोई बहुत सूक्ष्म जीव हैं उनका प्रसरण हो रहा है, और कुछ जलवाहक
जो तरंगे होती हैं उनके द्वारा भी प्रसरण होता है। प्राणी भी एक दूसरे के साथ एक जगह से दूसरे जगह पे कर जाता है माइग्रेशन। तो ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये निरंतर हमारे प्राकृतिक स्वरूप में चलती रहती हैं। ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली घटनाएं हैं। इसका क्या रिजल्ट होता है कि हम उसको आँखों से नहीं देख पाते हैं। बहुत कम घटनाएं ऐसी होती है जिसको हम अपनी आँखों से देख पाते हैं। जैसे हम ये जो सीजनल माइग्रेशन की बात कर रहे थे, ये इस प्रकार की घटना है जिसको हम हर साल देखते हैं। तो ये हमें मान लेना चाहिए कि ये एक परमानेंट होने वाली घटना है और निरंतर ही ये सारे जो तत्व हैं ये सारे तत्व एक्टिव हैं और इन तत्वों के आधार पर ये घटना जो होती है वो होती रहती है। तो ये डिस्पर्सल है। और अगर हम अनसॉल्व पेपर्स अगर आप देखोगे तो इस पे भी क्वेश्चन आता है। कई बार इनको जीवों के वितरण के साथ कनेक्ट कर देते हैं, कई बार इनको जीवों के एक्सटिंक्शन या विलुप्तीकरण के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वो टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। और मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स थोड़े से कम दिए हैं, पीडीएफ में वो एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो उन एग्जाम्पल्स का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम अपनी जो पॉइंट्स हैं उनको जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई इस प्रकार की घटना इस समय यहाँ पर हुई थी। तो ये एक अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको तैयार कीजिए और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।